very good evening to all of you. To crack UPSC, UPPSC and other state PCS exams, welcome to the Grandmaster 360, which is India's biggest online learning platform. Myself Richa, and here we are covering history of modern India. Today's topic is education system in India during the British rule. अब देखिए बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, this topic is very important for all the exam, whether mains और PT. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करने आते हैं, उसके बाद जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रिवेल कर रही थी, उसका जो है किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन होता है. तो वही देखना है हमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय द ब्रिटिश. अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये जानना, हमारा ये जानना हमें जरूरी है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो जो है एक्चुअली ब्रिटिश रूल से ही शुरू होता है. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने आते हैं, उसके बाद से ही मॉडर्न एजुकेशन यहाँ शुरू होता है. ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में खुद का एजुकेशन सिस्टम था, जैसे गुरुकुल थे, मदरसास थी. ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल करने आती है तो शुरुआती 60 सालों में उसने जो है भारत में एजुकेशन सिस्टम पे कोई भी काम नहीं किया. बट उसके आफ्टर दैट एजुकेशन सिस्टम पे जो है जब इनका फोकस जाता है, मींस एडवांसमेंट, एजुकेशन को, जो भी एजुकेशन यहाँ पे थी उसका एडवांसमेंट करने के लिए, वेस्टर्नाइजेशन भी कह सकते हैं आप, किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. इसका मेन मकसद ये था, उनका ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में स्प्रेड नहीं करना चाहती थी. बट इनको जो है कुछ पढ़े लिखे इंडियंस चाहिए थे जिसके थ्रू ये भारत में अपने प्रशासन को संभाल सके. क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है टेरिटरी जो है लगातार बढ़ते जा रही थी इंडिया में. मींस आप कह सकते हैं इंडियन टेरिटरी को ये लगातार कैप्चर किए जा रहे थे, कनकर किए जा रहे थे. तो इसलिए इतने बड़े प्रशासन को संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पढ़े लिखे जो है इंडियंस की जरूरत थी. अब हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 एजेंट्स से काम कर रहे थे. 3 एजेंट्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. वो कौन कौन थे? पहला तो आप सभी लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सेकंड, क्रिश्चियन मिशनरीज. देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इनका एक और काम था कि हिंदू, मुस्लिम और जो अदर रिलीजन के लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको जो है क्रिश्चियनिटी, उनको जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना और एंड वेस्टर्नाइजेशन को जो है इंडिया में लेकर के आना. तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स. जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स थे, इनका भी मानना था कि इंडिया में जो है अब इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहिए जिससे कि जो है लॉजिकल थिंकिंग जनरेट हो सके, साइंटिफिक वे में जो है एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए. तो ध्यान रखिएगा, 3 एजेंट्स जो मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया में थे वो कौन कौन थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन क्रिश्चियन मिशनरीज एंड देन द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स. देन अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब ब्रिटिशर्स जो जब भारत पे रूल करना शुरू करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन टेरिटरी को कन्केस्ट करते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चल रही थी, उसका जो है डाउनफॉल होते हुए आपको देखने को मिलेगा. मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि इनिशियली जो 60 साल थे, उस 60 साल तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया, उस समय ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को जो है इम्प्रूव करने का कोई भी जो है फोकस नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं की आप कह सकते हैं. बट जैसे जैसे उनकी टेरिटरी इंक्रीज होती गई, आप कह सकते हैं कि जितना टेरिटरी पे जो है उनका कंट्रोल होता गया, वैसे ही जो है इनको वहां की रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ी. आप कह सकते हैं एजुकेटेड इंडियंस की जरूरत पड़ी, जो कि एजुकेटिंग द इंडियंस इन इंग्लिश बिकेम अ नेसेसिटी टू प्रोक्योर द मैन पावर. क्योंकि देखिए, किसी भी प्रशासन और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक मैन पावर की जरूरत पड़ती है. तो अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि सभी के सभी ब्रिटिश मैन ही जो है यहाँ पे इंडिया में रहेंगे जो इतने बड़े प्रशासन को संभालेंगे.
आप कह सकते हैं जो एजुकेटेड इंडियंस थे ब्रिटिशर्स को जो है चीप रेट पे भी अवेलेबल थे एंड इनका जो मैन पावर की नीड थी उसको भी जो है फुलफिल कर सके। तो इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे जो है फोकस करने लगती है। मीन्स आप क्या बट ध्यान रखिएगा शुरुआती 60 सालों में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। आफ्टर दैट जो है जब इनको लगा कि हाँ हमें अपने प्रशासन और रेवेन्यू कंट्रोल के लिए जो है मैन पावर की जरूरत है, देन जो है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना शुरू करते हैं। अब ध्यान रखिएगा जब ब्रिटिशर्स ने जो है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है शुरू करना, इंडियन एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में जो है शुरू करने का जो ये मिशन शुरू करते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो हमारा प्राचीन गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, मींस एंशियंट गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, वो जो है खत्म होने की कगार पे आ जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स को जो है प्रशासन को संभालने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एजुकेटेड इंडियंस की जरूरत थी। तो वही यहाँ पे पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है, द कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड। जो मैंने अभी आप लोग को बताया, मीन्स कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियंस, कुछ पढ़े लिखे भारतीयों की जरूरत थी जो उनके प्रशासन को संभालने में उनकी मदद कर सके, एज वेल एज जो लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल लॉज हैं, वो भी जो है कंपनी को मीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मेंबर्स हैं उनको ये एजुकेटेड इंडियंस जो है समझा सके। अब इसके लिए देखिए बच्चों सबसे पहला काम ये जो लिखा हुआ कलकत्ता मदरसा 1781 और वॉरेन हास्टिंग, ये तीनों पॉइंट से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जस्ट वेट। एंड दूसरा पॉइंट जो आपके सामने लिखा हुआ है 1791 एंड संस्कृत कॉलेज, एंड ये बच्चों लिखा हुआ है वाराणसी, एंड ये जोनाथन डंकन, ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए इन 6 या 7 जो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से जो है 6 और 7 पीटी में जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप सुनिए आप लोग क्या बना हुआ कि वॉरेन हास्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा किस ईयर जो है मुस्लिम लॉ को पढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे टीचिंग फॉर द मुस्लिम लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लॉ को पढ़ाने के लिए खोला गया था। तो 1781 में बच्चों इसको खोला गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है किसके द्वारा कलकत्ता मदरसा 1781 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द टीचिंग ऑफ द मुस्लिम लॉ। ध्यान रखिएगा आप लोग, वॉरेन हास्टिंग के द्वारा बच्चों इस कलकत्ता मदरसा को 1781 में फॉर द टीचिंग ऑफ द मुस्लिम लॉ खोला गया था। एक और क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हैं कि वॉरेन हास्टिंग के द्वारा जो कलकत्ता मदरसा 1781 में खोला गया था वो किस पर्पस से जो है इस कलकत्ता मदरसा को एस्टैब्लिश किया गया था, फॉर द मेन पर्पस क्या था, फॉर द टीचिंग ऑफ द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ को जो है पढ़ाने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा वॉरेन हास्टिंग के द्वारा खोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं ये संस्कृत कॉलेज। देखिए अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज किस साल स्थापित किया गया था, तो 1791। अब देखिए कैलकाटा मदरसा 1781 एंड जो हम संस्कृत कॉलेज की बात कर रहे थे तो बच्चों संस्कृत कॉलेज जो है 1791 में स्टैब्लिश किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है कि जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज 1791 में जो स्टैब्लिश किया गया था वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था बच्चों, वो वाराणसी में स्टैब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आपके सामने कि जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना वहां पे की जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ, 1791 में संस्कृत कॉलेज वाराणसी में जो है किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, जोनाथन डंकन के द्वारा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए जनरेट हो रहा है किस पर्पस से, जैसे हम लोगों ने कलकत्ता मदरसा की बात की थी कि इस मदरसा को स्थापित करने का, इस्टेब्लिश करने का वॉरेन हास्टिंग का जो पर्पस था फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ, उसी प्रकार से जोनाथन डंकन ने जो संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था वाराणसी में 1791 में, उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था फॉर द स्टडी ऑफ द हिंदू फिलोसफी एंड लॉज। ध्यान रखिएगा फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लॉज। कलकत्ता मदरसा मुस्लिम लॉ के लिए और संस्कृत कॉलेज जो है हिंदू फिलोसफी एंड लॉज के लिए स्थापित किया गया था।
अब देखिए मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज की जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, उसका देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इनका मेन फोकस था कि किस प्रकार से रिलीजियस कन्वर्जन करना। मीन्स आप कह सकते हैं जो हिंदू, जो मुस्लिम थे प्लस अदर रिलीजन के जो लोग भारत में रह रहे थे उनका रिलीजियस कन्वर्जन करके उनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। अब देखिए उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी स्प्रेड करना इंडिया में ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनका काम था। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। देखिए जो पीटी के लिए बातें थी वो तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस में आंसर लिखना है उसके लिए कुछ पैराग्राफ, कुछ चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, सो दैट आप पॉइंट टू पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि मिशनरीज का काम क्या था, स्प्रेड करना वेस्टर्न एजुकेशन भारत में, प्लस उसके साथ साथ जो है रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज में भी ये क्रिश्चियन मिशनरीज इन्वॉल्व थी। इन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी भारत में बहुत सारे स्कूल्स को इस्टेब्लिश करते हैं विद एजुकेशन ओनली बीइंग द। अब देखिए यहाँ पे जो ये शिक्षा तो ये प्रदान किया जा रहा था, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो स्कूल स्थापित कर रहे थे भारत में उनके द्वारा एजुकेशन तो प्रोवाइड किया जाता, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो है रिलीजियस कन्वर्जन का भी काम हो रहा था। मीन्स आप कह सकते हैं जो नेटिव थे, जो इंडियन थे, उनको जो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा था। अब हम लोगों ने जो तीन बातें की थी कि तीन एजेंट्स थे जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में जो है जिन्होंने रोल प्ले किया था। पहला हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकंड हम लोगों ने देखा बच्चों ये क्रिश्चियन मिशनरीज। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन रिफॉर्मर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, ये जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, इनका भी मानना था कि हाँ भारत में जो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चाहिए ताकि जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको हम बढ़ा सके, जो साइंटिफिक नॉलेज है जनता, साइंटिफिक नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग यानी कि रेशनल थिंकिंग को जो है स्प्रेड किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए जो है इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। ये भी जो है इंडियन रिफॉर्मर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, इन एजुकेशन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि चार्टर एक्ट 1813 से जो है क्या प्रोविजन था इसमें। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन यही रहता है कि इसमें जो है 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी पर एनम का, किस पर, एजुकेशन पे जो है 1 लाख रुपीज स्पेंड करने की बात की गई थी। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो चार्टर एक्ट। और देखिए एक और पॉइंट है कि किस एक्ट के थ्रू जो है ये बात कही गई थी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे 1 लाख रुपीज पर एनम स्पेंड करना है। तो ये चार्टर एक्ट 1813 जो लिखा हुआ है बच्चों, यही इसी एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपीज हर साल इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे इस पे खर्च करना था। तो देखिए अब हम देख लेते हैं एक्चुअली में क्या गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे कौन कौन सी बातें मेंशन की गई थी। देखिए प्रोविजन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज पर एनम फॉर द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ द लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट ऑफ द लर्नड नेटिव्स ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो लिटरेचर है, उन सभी चीजों को जो है प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपीज इंडिया में हर साल स्पेंड करना है, एज वेल एज फॉर द प्रमोशन, इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ अ नॉलेज ऑफ द साइंसेज अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू ले दैट। अब ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि ये चार्टर एक्ट 1813 की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इससे पहले हम सभी लोगों को पता है कि इनिशियली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 60 सालों तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे कोई फोकस नहीं किया गया था। अब ये जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात आ रही है 1813 चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से, यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ से जो कंपनी एटलीस्ट पहली बार जो है रियलाइज करती है कि हाँ हमें जो है भारत में जिनके हम इतने सालों तक रूल कर रहे थे उनके एजुकेशन सिस्टम पे भी कुछ हमें फोकस करना चाहिए, कुछ हमें जो है खर्च स्पेंड करना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फिलेंथ्रोपिक बेसिस पे यानी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये 1 लाख रुपीज खर्च करने की बात नहीं की जाती। मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया में बढ़ती जा रही थी
अब वहां से किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे प्रशासन को संभालना है, इस सब के लिए एक मैन पावर की जरूरत थी, एक कुछ क्लर्क्स की जरूरत थी। तो वही जो है इनको ये जो एजुकेशन पे पैसा खर्च करे थे, इनका मेन फोकस है, मेन गोल यही था कि इनको जो है कुछ एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे जो कि इनकी मदद कर सके प्रशासन को संभालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं अब सीधा पॉइंट है ये 1 लाख रुपए वाला चार्टर एक्ट 1813 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस ये पूछता है आप लोगों से कि जो ओरिएंटलिस्ट हैं और एंग्लिसिस्ट हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ओरिएंटलिस्ट वो थे जो लोकल लैंग्वेज पे और लोकल सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स ओरिएंटल इंडिया में जो पहले जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स थे, हमारे जो ओरिएंटल सब्जेक्ट्स थे उन पे जो है उनको प्रमोट करने की बात की जा रही थी, वो भी लोकल लैंग्वेज में और आप कह सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में। वहीं जब हम एंग्लिसिस्ट की बात कर रहे थे तो एंग्लिसिस्ट का मानना था कि इंडिया में हमें जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पे फोकस करना चाहिए और लैंग्वेज कौन सी यूज होनी चाहिए, वहां पे मीडियम जो है इंग्लिश होना चाहिए। अब देखिए ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट ये तो मैंने आप लोग को जस्ट बता दिया। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कहते हैं बच्चों, इनिशियली जो है इसे क्या कहा जाता था, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है। देखिए यही जो है इस यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पहले नाम था जनरल कमिटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जो कि फॉर्म हुआ था 1823 में। या देखिए इसका काम क्या था, टू गाइड द कंपनी ऑन एजुकेशनल इश्यूज। तो ध्यान रखिएगा, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 में फॉर्म हुआ था। इसका काम क्या था कि कंपनी को गाइड करना एजुकेशनल इश्यूज पे, और आज इसे हम इस जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये जो कमिटी है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, दूसरा हम कहते हैं बच्चों एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट को जो है लीड कौन कर रहे थे, एच.टी. प्रिंसेप, ये नाम याद रखिएगा, ओरिएंटलिस्ट लेड बाय एच.टी. प्रिंसेप। इनका मानना था कि ये ओरिएंटल सब्जेक्ट को जो है प्रमोट करना चाहिए, मीन्स जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, जो लोकल सब्जेक्ट्स है, जो पहले ही सब्जेक्ट्स इंडिया में प्रिवेल करे थे उनको प्रमोट करना चाहिए और थ्रू द इंडियन लैंग्वेजेस। वहीं जब हम एंग्लिसिस्ट की बात कर रहे थे तो इनका मानना था वेस्टर्न साइंसेस एंड लिटरेचर को प्रमोट करना इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, ओरिएंटलिस्ट लोकल लैंग्वेज लोकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, वहीं जब हम एंग्लिसिस्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर की बात की जा रही थी, और यहाँ पे मीडियम क्या था, रहना चाहिए बच्चों इंग्लिश रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मैकालेज एम्फेसिस ऑन द इंग्लिश एजुकेशन की। अब ध्यान रखिएगा, ये जो लॉर्ड मैकाले है इसका मानना था कि जो हमारी इंग्लिश एजुकेशन है उसी को जो है इंडिया में इम्पार्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी उसकी जगह बच्चों हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। क्यों? अब इसकी वजह कि देखिए लॉर्ड मैकाले क्या कह रहा, हमारे ही देश में रह करके हमारे ही कल्चर को, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को जो है वो कहता है लॉर्ड मैकाले कि ये डिफेक्टिव है और अनहोली है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार बाहर से आए हुए व्यक्ति के द्वारा भारत के एजुकेशन सिस्टम को जो है अपवित्र कहा जा रहा था, भारत के कल्चर को जो है डिफेक्टिव एंड अनहोली कहा जा रहा था। इस लॉर्ड मैकाले का मानना था कि एजुकेशन जो है, आप कुछ जो अपर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के मीन्स अपर क्लास के पीपल की नहीं, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं बच्चों, जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो है एजुकेशन देने की बात कर रहा था ये लॉर्ड मैकाले। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इनफिल्ट्रेशन थियरी या फिर ट्रिकल डाउन थियरी की हम बात करते हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले कह रहा था कि पहले पॉइंट तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये ओरिएंटल कल्चर और ट्रेडिशनल लर्निंग को जो है कह रहा था, इसकी जगह पे जो है हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। रीजन क्या बताया कि जो हमारा कल्चर, जो इंडियन कल्चर, जो इंडियन ट्रेडिशन है, ये सभी के सभी जो है डिफेक्टिव है और अनहोली है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो फ्यू अपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को जो है हमें एजुकेशन देनी चाहिए। उसके बाद
वो जो है क्या होगा, नीचे छन करके फ्यू अपर, जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वही जो है जो मास नीचे है उसको जो है एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर देगी। आप कह सकते हैं छन्नी की वो नीचे जो छन करके जो है लोगों तक पहुंचेगी एजुकेशन सिस्टम, इसलिए हमें सब वो एजुकेशन नीचे तक पहुंचेगी, इसलिए हमें सभी पूरी मासेस को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं, और इसी को जो हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थियरी और इनफिल्ट्रेशन थियरी। देखिए क्या लिखा है कि मैकाले कह रहा है कि जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स है, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स है, उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, और आने वाले समय में एजुकेशन जो है वो ट्रिकल डाउन टू द मासेस। दिस वाज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन थियरी। He wished to create a class of Indians who were Indian in color and appearance but English in taste and nation। अब देखिए हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ लिया है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है एक्चुअली उनका मेन टारगेट जो है फिलैंथ्रोपी बेसिस पे नहीं था, मीन्स आप कह सकते हैं मानवता के आधार पे वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते, उनको कुछ पढ़े लिखे इंडियंस की जरूरत है। तो लॉर्ड मैकाले ने भी जो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया है, उसका भी मानना था कि उसे कुछ ऐसे क्लास ऑफ इंडियंस, कुछ ऐसे इंडियंस की जरूरत है जो इन कलर हो, जो जिनका कलर तो इंडियन मींस इंडियन इन कलर, बट जो अपीयरेंस आप बात करें, सॉरी कलर और अपीयरेंस में वो भारतीय हो, लेकिन जो टेस्ट है, जो रिलेशन हो, उसमें जो है वो इंग्लिश हो। तो वही लिखा हुआ है, He wished to create a class of Indians who were Indian in color and appearance but English in taste and relation। तो जो ये लिखा हुआ English in taste and relation, इसका मतलब है कि वो ब्रिटिशर्स का जो है पूरा सपोर्ट करे कि कैसे जो है उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे प्रशासन को संभालना है, हर लेवल पे जो है इस लॉर्ड मैकाले की जो थियरी थी उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ एजुकेटेड इंडियंस और क्लर्क के पद पे जो है लोअर देखिए हायर पोस्ट पे तो जो है इंडियंस को नहीं रखा जाता था, लोअर पोस्ट पे ही जो है रखा जाता था। मीन्स आप कह सकते हैं कि हर जगह इंडियंस की जरूरत थी इसको अपने प्रशासन को संभालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये चार्ल्स वुड्स डिस्पैच की जब हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट की याद रखिएगा 1854। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो ईयर लिखा हुआ है यही आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच कब आया था, तो ये 1854 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा जाता है कि किसे जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बच्चों चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जो है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। अब देखिए जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 की हम बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, नाम इसी में छुपा हुआ है, चार्ल्स वुड्स के द्वारा, सर चार्ल्स वुड के द्वारा जो है ये चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 में जो है प्रिपेयर किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए यही जो है ये चार्ल्स वुड्स, सर चार्ल्स वुड्स जो है ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने जो है कुछ बातें इशू की भारत में किस प्रकार से फ्यूचर में जो है आने वाले समय में एजुकेशन होगा। 1854 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, तो लिखा हुआ है इन्होंने एक प्लान प्रिपेयर किया ऑन द इशू ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन इन इंडिया इन 1854। अब देखिए जो मैग्ना, इसे जो है हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया भी बोलते हैं। जब इस आप डिस्पैच को देखेंगे, ये जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच है यहाँ पे जो है आपको एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान मिलती है भारत में मास एजुकेशन किस तरीके से किया जाएगा। और इस डिस्पैच के माध्यम से ये कहा गया कि जो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इनकी जिम्मेदारी बनती कि ये जो एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर ले सके। प्लस जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस है उनको भी जो है ये सजेस्ट करती है कि आपको कुछ सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए जिसको जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हर डायमेंशन में जो है इम्प्रूव करने की बात की जा रही थी, और गवर्नमेंट को कहा जा रहा था कि आप जो है इसकी जिम्मेदारी ले कि किस प्रकार से जो कैसे जो है एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस से भी कहा जा रहा था कि आप कुछ ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड करें, मींस आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ इन्वेस्ट करें।
दैट्स वाई इस चार्ल्स उस डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए कुछ और बातें मेंशन थी इस चार्ल्स उस डिस्पैच में। पहला पॉइंट, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस शुड बी यूज्ड इन प्राइमरी स्कूल्स इन विलेजेस। अब देख सकते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, मींस लोकल लैंग्वेज की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं गांव में, वहां पे जो है जो एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए वहां वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रोवाइड कीजिए। अब वर्नाकुलर लैंग्वेज को जो है उस वहां पे इस्तेमाल कीजिए। ये ना हो कि आप गांव में जो है जहाँ पे इंग्लिश लोगों को नहीं आती, आप वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में इस एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस होने चाहिए। चौथा पॉइंट, प्रेसिडेंसी टाउन्स में जो है यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल एजुकेशन को जो है प्रमोट करने की बात की जा रही थी, वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है प्रमोट करने की बात की जा रही थी। छठवां पॉइंट आप देख सकते हैं कि लेट डाउन दैट देयर शुड बी द सेकुलर एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। किसी प्रकार का जो है गवर्नमेंट स्कूल में भेदभाव ना हो कि मींस हिंदू है ये मुस्लिम है, इस आधार पे जो शिक्षा नहीं प्रदान करनी है। सबको जो है समान आधार पे जो है सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। तो एक बार फिर से हम ये 6 पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, बिकॉज देखिए पीटी में भी पूछ लेगा, 4 पॉइंट देगा, 3 पॉइंट इसी में से देगा, चार्ल्स उस डिस्पैच का 1 पॉइंट जो है दे देगा ऑल ऑफ द अबव, और कोई और ऑप्शन दे देगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें जो है इस चार्ल्स उस डिस्पैच 1854 में बच्चों यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा फर्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि प्राइमरी स्कूल्स जो थे गांव में वहां पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो है प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स की, आफ्टर दैट एफिलिएटेड कॉलेज होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। चौथा, यूनिवर्सिटीज इन प्रेसिडेंसी टाउन। पांचवा, गेव इंकरेजमेंट टू फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। छठवां देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकुलर एजुकेशन जो है इक्वलिटी मीन्स सभी बच्चों को जो है एक समान ट्रीट किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। देन हार्टक कमिटी, अभी जो कमिटीज लिखी हुई हैं इनके सामने जो ईयर लिखा है इस ईयर को जरूर याद रखिएगा, बिकॉज ये जो ईयर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्टक कमिटी जो है किस ईयर में आया था, तो ध्यान रखिएगा 1929 में आया था। आप देखिए जो कुछ प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं हार्टक कमिटी के, उन प्रोविजंस को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके पीटी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर आप मेंस के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछ ले, अब देखिए मेंस के एग्जाम में सीधे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि हार्टक कमिटी 1929 में क्या प्रोविजंस मेंशन किए थे उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। पहला पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ था कि प्राइमरी एजुकेशन तो प्रोवाइड करना है, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि जो है बट नॉट नीड ऑफ द कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम। देखिए ऐसा यहाँ पे क्या कह दिया गया कि कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम जो है कि इसकी जो है जरूरत नहीं है। यहाँ प्राइमरी जो है एजुकेशन आप प्रोवाइड कीजिए, बट यहाँ पे जो लिख दिया कि इट इज नॉट कंपल्सरी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं एक्चुअली ये कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन जो प्रोवाइड करने की जो है, जहाँ हम चार्ल्स उस डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, वहीं जो है इसमें जो कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो शिक्षा पद्धति पे जो है उसके खिलाफ यहाँ पे बातें कही गई हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, आप कह सकते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को जो है हाई स्कूल में अलाउ किया जाएगा और इंटरमीडिएट स्टेज तक जो है उनको पहुंचने दिया जाएगा। अदरवाइज जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वोकेशनल कोर्सेज में जो है डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की जा रही थी कि अगर कोई जो है एवरेज स्टूडेंट है या फिर बहुत कम मीन्स आप कह सकते हैं बहुत पढ़ने में वो बच्चा तेज नहीं है, तो उसे जो है हम हाई स्कूल या फिर जो इंटरमीडिएट स्टेज तक नहीं अलाउ करेंगे, बट उसको जो है हम वोकेशनल कोर्सेज में डाइवर्ट कर देंगे। वहीं देखिए यूनिवर्सिटी की भी जब हम बात करें तो वहां भी क्या लिख दिया है कि
यूनिवर्सिटीज में भी जो है हर किसी को जो है एडमिशन लेने की परमिशन नहीं दी गई। आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन की बात की गई यूनिवर्सिटी में, ताकि जो है उस यूनिवर्सिटी की जो है स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सकते। अब किस प्रकार से बच्चों को जो है रोका जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे या फिर आप कह सकते हैं हाई क्लास के लोग होंगे, उन्हें ही जो है अलाउ किया जाएगा। तो हार्टक कमेटी जो है कहीं भी आपको देखने को मिल रहा कि कहीं भी जो है इसने पॉजिटिव बात नहीं की है एजुकेशन सिस्टम से से जुड़ी हुई, या फिर आप कह सकते हैं जहां एजुकेशन सिस्टम में, जहां थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेकुलर की बात की थी कि सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं जब हम हार्टक कमेटी की बात करते तो वहां यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वर्धा स्कीम की। तो देखिए वर्धा स्कीम से सबसे पहला पॉइंट देखिए, गांधी जी नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन नाम याद रखिएगा, 1937 बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम वर्धा स्कीम की बात करते हैं 1937 वाली, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लिखा हुआ है कांग्रेस ने जो है एक्चुअली इस वर्धा स्कीम का मेन मुझे ये बताना है कि ये जो एक्चुअली कांग्रेस के द्वारा जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कहाँ पे वर्धा में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड अब देखिए जो कह सकते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था शिक्षा के ऊपर वर्धा में, एंड इसका फॉर्मुलेटेड अ कमिटी अंडर द जाकिर हुसैन फॉर बेसिक एजुकेशन। और देखिए एक कमिटी का फॉर्मेशन किया गया किसकी लीडरशिप में, जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा जाकिर हुसैन की लीडरशिप में एक कमिटी को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई, किस लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए। तो वर्धा स्कीम से जुड़ा हुआ मेन पॉइंट आप ये याद रखिएगा 1937 यहाँ पे जो है एक कमेटी को फॉर्म करने की बात कही गई थी जाकिर हुसैन की लीडरशिप में, किस लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है गांधी जी की आइडिया को अडॉप्ट किया गया था, गांधी जी की आइडिया पे बेस थी यहाँ पे जो स्कीम वर्धा स्कीम थी। यहाँ कहा गया था कि जो है लर्निंग होगा बट किसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, कुछ एक्टिविटी के थ्रू जो है हम चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो लिखा हुआ स्कीम फोकस्ड ऑन वर्धा स्कीम फोकस्ड ऑन द लर्निंग थ्रू एक्टिविटी विच वाज बेस्ड ऑन द गांधी जीज आइडिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेंशन की गई थी इस वर्धा स्कीम में, जिसपे हम लोगों ने कहा था कि गांधी जी के आइडिया के आधार पे ही है वर्धा स्कीम 1937। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम देख लेते हैं कि जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको जो है कहा गया सिलेबस में इंक्लूड करने के लिए। सेकेंड चीज ये कहा गया कि जो पहला 7 साल है स्कूल का उसको फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया कि क्लास 7 तक बच्चों कहा गया कि जो मीडियम है वो जो है हिंदी होना चाहिए, और क्लास 7 के बाद मींस आप कह सकते क्लास 8 ऑनवर्ड्स इंग्लिश को जो है मीडियम यूज करना चाहिए। दीज आइडियाज, जो आइडियाज थे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, क्यों, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जो है वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से जो है रेजिग्नेशन दे दिया था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें जो थी 1937 एंड जाकिर हुसैन के अंडर में एक कमेटी को बनाया गया। उसके बाद गांधी जी की आइडिया के आधार पे था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी की यहाँ पे बात कही गई। बेसिक हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे क्या कहा गया इस वर्धा स्कीम में कि बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में। जो पहला 7 साल है उसको फ्री और कंपलसरी होना चाहिए। स्कूल की बात कर रहे हैं फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूल। देन हम लोगों ने कहा कि क्लास 7 के बाद यानी कि क्लास 8 ऑनवर्ड जो है मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। इन सभी आइडियाज को, ये तो सभी आइडियाज बहुत ही अच्छे थे क्योंकि गांधी जी की आइडिया पे आधारित थे, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड जब शुरू हो जाता है तो इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रेजिग्नेशन दे दिया जाता है। अब सर्जेंट प्लान की हम बात कर रहे हैं, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 बच्चों। देखिए सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, इसमें यहाँ पे सबसे पहला, अब मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो भी प्लान कमिटीज और जो स्कीम, जो आप कह सकते हैं स्कीम है उनका ईयर याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अब सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन का ईयर क्या है 1944। Then the Central Advisory Board of Education devised the Sargent Plan in 1944। अब देखिए ये आप लोग को पता चलिए कि 1944 हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है
यहाँ पे जो है इस सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 के माध्यम से बहुत सारे एक्शंस वाज वन ऑफ द न्यूमरस एक्शन दैट ब्रिटिश डिड टू एडवांस एजुकेशन इन इंडिया। आप देखिए जो सर्जेंट प्लान ध्यान रखिए 1944, इसके माध्यम से जो है आप कह सकते हैं ये ऐसा प्लान था जिसके थ्रू जो है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की एडवांसमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है स्टेप्स उठाए गए, एक्शन लेने की यहाँ पे बात की गई। अब देखिए 1944 के हम लोगों ने पहले ही देख लिया सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। यहाँ पे जो है जॉन सर्जेंट वॉज चार्ज विद कमिंग अप विद द कम्प्रहेंसिव प्लान। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एडवांसमेंट के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारे एक्शन लिए गए। यहाँ पे जॉन सर्जेंट ने जो है एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाया भारतीय एजुकेशन शिक्षा के लिए, जहाँ पे 22 पीपल मेड अप द 22 पर्सन कमिटी। अब देखिए सर्जेंट प्लान के रिकमेंडेशन क्या था, ईयर याद रखिएगा 1944। यहाँ पे रिकमेंडेशन की जब हम बात करें तो रिकमेंडेशन क्या था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बच्चों। सर्जेंट रिपोर्ट। अब देखिए पहले ही मैंने आप लोग को बोला कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के एडवांसमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, एक्शन उठाया है कि किस प्रकार से इसका जो है एडवांसमेंट, भारतीय एजुकेशन सिस्टम के एडवांसमेंट हम कर सके। देखिए फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाया गया हर लेवल पे, हम ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर जो है स्कूल लेवल पे ही बनाया गया। मीन्स आप कह सकते हैं एजुकेशन जहां जहां प्रोवाइड किया जा सकता है, जिस तरीके से बच्चों का विकास किया जा सकता है, हर लेवल पे जो है एक प्लान बनाया जाता है। चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करें, चाहे वोकेशनल एजुकेशन की बात की जा रही, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है, चाहे हम प्राइमरी लेवल पे स्कूलिंग की जो हम बात करें, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन की हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे जो है एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान सर्जेंट प्लान के द्वारा बनाया जाता है कि कैसे हम इस भारतीय इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हम एडवांसमेंट कर सकें। अब देखिए प्री प्राइमरी लेवल पे जो यहाँ पे जो प्लान रखा गया उसमें क्या कहा गया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बिटवीन 3 and 6 years ऑफ एज, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा विद बेसिक और एलिमेंट्री एजुकेशन इन द रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो है बेसिक एजुकेशन जो है हम 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा चीज वुमेन्स के, देखिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन्स के एम्पावरमेंट पे भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। वुमेन टीचर्स विद नेसेसरी ट्रेनिंग शुड ऑलवेज वर्क इन नर्सरी स्कूल। जहाँ देखिए ये कहा जा रहा है कि वुमेन टीचर्स जो है यहाँ पे नर्सरी स्कूल में काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बात कर रहे हैं। मीन्स आप कह सकते हैं वुमेन एडवांसमेंट की भी बात की जा रही है। प्री प्राइमरी एजुकेशन ought to be free in all the circumstances and the most important point is this, जो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन हम बात कर रहे हैं जहाँ पे 3 से 6 साल तक के बच्चों को जो है बेसिक एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन रूरल एरियाज में दिया जाएगा, वहाँ पे देखिए एजुकेशन जो है फ्री होना चाहिए। फ्री जो है होना ये कंपलसरी कर दिया गया, और टू बी फ्री इन ऑल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट जो है बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन की बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन प्लान हैज बीन मॉडिफाइड स्लाइटली इन द सर्जेंट रिपोर्ट फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। आप देखिए जहाँ हम लोगों ने प्री प्राइमरी की बात की तो 3 से 6 साल तक की 6 साल तक के बच्चों की हम लोगों ने बात की थी, वहीं जब हम बात करते हैं बेसिक एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन की, तो यहाँ पे जो बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के तक के बच्चे थे उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन दिया जा रहा था। अब देखिए यहाँ भी कहा गया ये जो प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा वो यूनिवर्सल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए एंड इट इज कंपल्सरी होना चाहिए। दूसरा चीज, एक और चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो 6 से 14 साल वाला जो पीरियड रखा गया, मीन्स आप कह सकते हैं बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है 2 स्टेज में चीजों को डिवाइड किया गया है। 6 से 11 साल डिवाइड किया गया है और दूसरा डिवाइड किया गया है 11 से 14 साल, यानी कि 6 से 11 साल वाले को जो जूनियर बेसिक एजुकेशन कहा जा रहा था और 11 से 14 साल वाले को जो है सीनियर बेसिक एजुकेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। अब इस एज पे जो है
एजुकेशन, देखिए जो हम लोगों ने गांधी जी वाली बात की थी कि गांधी जी की आइडिया पे जो वर्धा स्कीम की हम बात कर रहे थे, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, यहाँ पे लर्निंग थ्रू एक्टिविटी वाले आइडिया को जो है इंक्लूड कर लिया गया है। एजुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द लर्निंग थ्रू एक्टिविटी अलॉन्ग विद द फंडामेंटल क्राफ्ट। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से गांधी जी की जो आइडिया थी लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, उसको भी जो है इस बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए देयर वाज सम अदर पॉइंट्स विच वाज मेंशन्ड इन द, आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्जेंट प्लान में। अब वो हम देखते हैं वो कौन कौन से अदर पॉइंट्स थे। देखिए हाई स्कूल एजुकेशन, अभी हम लोगों ने 14 साल तक की बात की, यहाँ पे जो है 11 से जो 17 साल तक का जो है यहाँ पे हम बात करेंगे। हाई स्कूल एजुकेशन जो है बच्चों को 11 से 17 साल के बीच में प्रोवाइड कर देनी है। देन हाई स्कूल एजुकेशन में दो ऑप्शंस होंगे उनके पास, या तो एकेडमिक एंड टेक्निकल होगा या फिर जो है आप कह सकते हैं एंड वोकेशनल होगा। जो और टीचर्स के लिए भी देखिए यहाँ पे सिर्फ जो है बच्चों की ही बात नहीं की गई, टीचर्स के लिए भी बात की गई है कि टीचर्स को भी जो है रिफ्रेशर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यहाँ पे एजुकेशन का जो है कह सकते हैं एडवांसमेंट या फिर जो है मॉडर्नाइजेशन हो सके। तो टीचर्स की डेवलपमेंट, टीचर्स के एम्पावरमेंट के लिए भी देखिए कहीं ना कहीं अगर टीचर्स का जो है अब उनकी जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं बच्चों की भी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जब रिफ्रेशर कोर्सेज रखे गए टीचर्स के लिए, प्लस उनके लिए ये भी कहा गया कि इनके लिए हम बेटर सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चीज, इंटरमीडिएट कोर्सेज को यहाँ एबोलिश करने की बात की गई और जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड था उसको रेस करने की बात की गई। एडमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अब देखिए यहाँ पे भी जो है एक पॉइंट रख दिया गया कि जो केपेबल स्टूडेंट्स होंगे वही जो है हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। एडमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड सो ओनली द केपेबल स्टूडेंट्स कैन गो फॉर द हायर एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि देखिए जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो मानना था कि एक्चुअली उनका गोल क्या था कि जिस प्रकार से भारत में जो है एजुकेशन सिस्टम प्रिवेल कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, उसी आधार पर आने वाले 40 सालों में जो है हमें एजुकेशन सिस्टम भारत में लेकर के आना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, गोल वाज टू अचीव द सेम लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट एज एग्जिस्टेड इन इंग्लिश इन 40 years। ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Despite being a bold and comprehensive plan, it proposed no methodology for implementation। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर लेवल पे जो है सर्जिन प्लान में, मैंने आपको इनिशियली ही बताया कि यहाँ पे कहा गया था कि हर लेवल पे जो है एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाया गया है, एक्शन लेने की यहाँ पे बात की गई है। बट जब हम एट द एंड देखेंगे कि इतनी अच्छी प्लानिंग के बावजूद भी जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो है इट प्रपोज नो मेथोडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं किया गया क्योंकि जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं थी कि किस प्रकार से इन सभी जो स्कीम्स हम लोगों ने जो यहाँ पे जो प्लानिंग की है उसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ कि वो वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। क्या लिखा हो कि पहला मदरसा जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कहाँ सेट किया गया, ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी अलीगढ़ एंड डी कलकत्ता। यूपीपीसीएस प्री 2006 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मैं आप लोग को 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की, क्योंकि इसके बारे में फर्स्ट मदरसा के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। देखिए इसका सही आंसर है डी कलकत्ता। कलकत्ता में जो है पहला मदरसा ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इन 1780 वॉरेन हास्टिंग फाउंडेड द मदरसा अलिया एट कलकत्ता
इसके जो पहले हेड थे वो कौन था, नाम ध्यान रखिएगा, वॉज मुल्ला मुजुद्दीन। Arabic Persian Muslim laws were taught in this madrasa and its graduates assisted as an interpreter in the British rule। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया गया था वॉरेन हास्टिंग के द्वारा, यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ पे फोकस किया गया था, मुस्लिम लॉ को टीच करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे लोगों को जो मदरसा में पढ़ा मुस्लिम लॉ सिखाया गया। उसके बाद यहाँ से जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे थे वो ब्रिटिश रूल में जो है इंटरप्रेटर की तरह काम कर रहे थे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेलेस्ली established the फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, आप देखिए 4 ऑप्शन दिया, यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने कि लिखा हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया वेलेस्ली के द्वारा। 4 ऑप्शन है। ए, ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे लंदन में, उनको जो उन्होंने जो है इस वेलेस्ली से कहा था फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा, ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। तीसरा लिखा हुआ है, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट। और चौथा देखिए क्या लिखा हुआ, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो देखिए 30 सेकेंड का मैं एक बार फिर से आप लोग को समय दे रही हूँ कि क्यों आखिर में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है कलकत्ता में। आप लोग इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एंड देखिए नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कोशिश करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसको जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 10 to 20 लेक्चर के बाद हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए इसका सही आंसर है बच्चों डी, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन देखे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेड ऑन 10th of July 1800 in Calcutta by Wellesley. The purpose of establishing this college was to teach British civilians for the administrative purpose in India। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। आज का हमारा सेशन बच्चों यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe that channel Grandmaster 360।